नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज द हिंदू में कई सारे अच्छे एडिटोरियल्स निकले हुए हैं। पहला एडिटोरियल शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है। ये उन इंडेंच्योर्ड लेबर्स के बारे में है जो कि तमिल से श्रीलंका गए हुए थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो इनको जो है एज अ इंडेंच्योर्ड लेबर्स लेके, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के रूप में इनको लेके जाया गया था। तो उनकी क्या कंडीशन, क्यों इतना टाइम लग गया उनको श्रीलंका में वहाँ की मेन स्ट्रीम कल्चर में शामिल होने में। और क्योंकि जो है शशि थरूर जी गए हुए थे वहाँ पर एक मीटिंग में, उससे रिलेटेड इसको हम देखेंगे। और साथ ही साथ में एक मलक्का स्ट्रेट से रिलेटेड है कि राइटर इसमें एक स्पेकुलेशन करते हैं कि सपोज करिए कि अगर ताइवान और चाइना के बीच में जो टेंशन्स लगातार चल रही हैं, ताइवान के आसपास चाइना अपनी नेवी और अपनी आर्मी प्रेजेंस को बढ़ाता जा रहा है, और ताइवान को लेकर अगर कभी चाइना और अमेरिका आपस में आमने सामने आ गए, तो क्या इंडिया अंडमान सी में और स्ट्रेट ऑफ मलक्का में चाइना के अगेंस्ट में कोई एक्शन लेगा? एक्शन का मतलब जो भी वहाँ से चाइना के शिप्स वहाँ से गुजरते हैं या चाइना के लिए कोई भी माल लेके गुजरते हैं, कोई भी ट्रेड होता है, तो क्या उसको ब्लॉकेड किया जाएगा, नेवल ब्लॉकेड को? या फिर कोई मिलिट्री एक्शन इंडिया लेगा चाइनीज़ नेवल वेसल्स के अगेंस्ट में जो कि ताइवान के आसपास घेरते रहते हैं? और साथ ही साथ में आपको पता है बहुत सारे सर्विलांस के चाइना के नेवल शिप्स भी अपनी अंडमान सी में, इंडियन ओशन में और जो आपका इंडोनेशियन सी है वहाँ पर घूमते रहते हैं। तो इसके बारे में, इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, इसके बारे में राइटर इस आर्टिकल में बात करते हैं। तो करीब 6-7 पॉइंट्स हैं जिसमें राइटर ये बताते हैं कि ये किस तरीके से पॉसिबल नहीं है इंडिया का एक्शन। तो उसको आइए हम डिटेल में देखना शुरू करते हैं। देखिए, ये है आपकी साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का मैप। यहाँ पर नीचे इंडोनेशिया है, अभी इसको हम देख लेंगे। ये है आपका यहाँ पर ताइवान। ठीक, अब राइटर जिस चीज़ की बात करते हैं वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का की यहाँ पर बात करते हैं और यहाँ पर अंडमान सी की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपकी कुछ, सबसे पहले आप जो नेबरिंग कंट्रीज़ इस क्षेत्र में ये समझ लीजिए, यहाँ पर आपकी मलेशिया है। ठीक है, ये मलेशिया का कुछ पोर्शन यहाँ पर रहता है और यहाँ पर भी रहता है, और यहीं पर सिंगापुर भी है। ठीक, ये आपकी इंडोनेशिया हो गई, ये आपकी इंडोनेशिया हो गई। उसके बाद में यहाँ पर वियतनाम है, ये आपकी स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, यहाँ पर सुंडा स्ट्रेट है। ठीक, और ये आपका अंडमान सी हो गया। तो अब देखिए, सबसे पहले राइटर जो सबसे पहला पॉइंट ये बोलते हैं कि आप जो है इसको ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये यूएन कन्वेंशन ऑन क्लास, यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ सीज के अंतर्गत आता है, जहां पर आप हाई सीज में किसी भी वेसल को रोक नहीं सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन का उल्लंघन होगा। तो नेवल ब्लॉकेड की तो बात ही नहीं रही, यानी कि इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, इस क्षेत्र से जो भी ट्रेड गुजर रहा है अगर उसको रोका जाएगा तो वो अनक्लास के नियमों का उल्लंघन होगा। दूसरा पॉइंट राइटर बोलते हैं, अच्छा, इससे पहले आपको इसकी इंपॉर्टेंस, स्ट्रेट ऑफ मलक्का की इंपॉर्टेंट ये पता होनी चाहिए कि चाइना का लगभग में 80% ट्रेड इसी रूट से होकर जाता है। ठीक है, 80% के आसपास में, ये कई बार रिपोर्ट्स में, और इवन आपकी पूरी जो साउथ एशियन नेशन हैं और साथ ही साथ में साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, इनका भी 60-70% ट्रेड यहाँ से होता है। ठीक, बट यहाँ पर कुछ पॉइंट्स अभी ऐसे निकल के आएंगे जो आपको लगेगा कि रिपोर्ट्स में क्यों बार बार आता है कि 80% होता है। ठीक है, क्योंकि अभी राइटर आगे बताएंगे कि बहुत सारे शिप्स हैं जो सुंडा स्ट्रेट से होके गुजरते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट आते हैं। दूसरा, पहला तो उल्लंघन हो जाएगा, ठीक, इसलिए आप कर नहीं सकते। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है, राइटर बोलते हैं कि क्या इस रूट से केवल चाइना का ही ट्रेड होता है? इस रूट से आपकी वियतनाम, फिलीपींस, जापान जैसी बड़ी कंट्रीज़ का, इंडोनेशिया का, सभी का ट्रेड होता है। ठीक, तो आप सिर्फ चाइना का ही ट्रेड तो होता नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ये करीब 500 माइल्स की लंबी है, और इसमें कई सारी कंट्रीज़ का सोवरेन एरिया आता है, जैसे इंडोनेशिया का। ठीक है, इनका टेरिटोरियल वाटर की आपको पता है ना कि 20 माइल्स तक करीब टेरिटोरियल वाटर होता है, और 200 माइल तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है आपका। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ।
ठीक है, तो उस एरिया तक आप अपनी कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी 200 माइल्स तक। तो ये उनका हर एक कंट्री का सोवरेन एरिया है। ये इसमें अगर आप दखलंदाजी देंगे तो कई सारी कंट्रीज़ के अगेंस्ट में आप खड़े हो जाएंगे। ठीक, चौथा पॉइंट राइटर बोलते हैं कि आप सोवरेनिटी ऑफ वेसल और जो वेसल में फ्लैग्स होंगे आप उनको कैसे आइसोलेट करेंगे। कहने का मतलब कि देखिए, एक वेसल होगा, उस जो भी आपके शिप्स होंगे वो जा रहे होंगे, वो किसी भी कंट्री के हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि उसमें चाइना का भी माल लदा हो, उसमें ताइवान का भी लदा हो, उसमें साउथ कोरिया का भी लदा हो और जापान का भी हो। तो इस तरीके से जो ट्रेड है शिपिंग का, वो एक मल्टीनेशनल एंगल है। ठीक, और कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रांसशिपमेंट भी होते हैं इस रूट से। कहने का मतलब, ट्रांसशिपमेंट का मतलब कि यहाँ पर कुछ शिप्स यहाँ से अगर आते हैं आपके अरेबियन कंट्रीज से, तो वो यहाँ तक जाते हैं, उसके बाद में यहाँ से फिर आगे अनलोड होता है, फिर माल आगे जाता है। तो इस तरीके के अगर आप नेवल ब्लॉकेड यहाँ पर करते हैं तो उससे मल्टीनेशनल ट्रेड पर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। पांचवा पॉइंट राइटर बोलते हैं, चाइना के जो शिप्स हैं वो डीटोर कर सकते हैं। डीटोर का मतलब कोई दूसरे अल्टरनेट रास्ते से। तो चाइना के जो शिप्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ना जा करके स्ट्रेट ऑफ सुंडा, यहाँ पर सुंडा स्ट्रेट है और यहाँ पर आपकी लोम्बाक स्ट्रेट है। ठीक है, तो इन दोनों रास्तों से होके जो क्रूड ऑयल की शिप्स हैं और गैस की जो शिप्स हैं वो इस रास्ते से जाएंगे। और राइटर ये भी कहते हैं कि चूंकि क्रूड और जो गैस को कैरी करने वाले शिप्स होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, तो वो आपकी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होके भी नहीं जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो शैलो रीजन है, तो वो आपके सुंडा स्ट्रेट और लोम्बाक स्ट्रेट से होकर जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में 80% ट्रेड वाली बात बोली थी, वो एक्चुअली में पूरे इंडो पैसिफिक रीजन से होकर चाइना का ट्रेड 80% होता है। ठीक है, ये चीज़ थी। छठवां पॉइंट जो है कि भैया अगर आप मान लीजिए कुछ दिनों के लिए सडन ब्लॉकेड लगा भी देते हैं, तो चाइना के कोस्ट पर बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं और वो बहुत ही बड़ी मात्रा में है। वो उसके जो आप सडन डिसरप्शन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो उसको वो केटर कर सकते हैं। ठीक, तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व तो है ही, उसी के साथ ही साथ में आपको पता है चाइना और रशिया के बीच में कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है, और साथ ही साथ में सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। तो वो सेंट्रल रशिया से अपना पेट क्रूड ऑयल और गैस खरीद सकते हैं, और साथ ही साथ में सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जो प्रोड्यूस होता है, तो उनके पास में इसके ऊपर इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर आप ये नेवल ब्लॉकेड करते हैं तो ये एक काइंड ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर भी हो सकता है, और इसके जो रिपरकशंस होंगे वो सिर्फ मरी टाइम में ना होकर और ब्रॉडर लेवल पर भी जा सकते हैं। साथ ही साथ में जो ये नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ये भी इस मैटर को इंडोर्स नहीं करेंगी, यानी इस मैटर को सपोर्ट नहीं करेंगी। और चाइना का आपको पता है कि चाइना के पास में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट है, वो उसका यूज़ कर सकता है, और उसका जो रीजनल इन्फ्लुएंस है, आपको पता है उसकी बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो है उसकी वजह से कितना हैवी इन्वेस्टमेंट इन सब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में लगा हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से रीजन में भी कोई इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा। आगे राइटर बताते हैं कि देखिए, आपको पास्ट से हमें सीखना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में भी लगभग में इन्हीं नेवल ब्लॉकेट की वजह से, या फिर जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की एनर्जी सप्लाई को यूएसए ने रोक दिया था, इस वजह से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी ने यूएस के कुछ शिप्स को जो है डुबो दिया था, उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए आप वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमें पास्ट से सीखने की ज़रूरत है। और राइटर बोलते हैं कि जो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में ईरान कभी कभी ब्लॉकेज कर देता है, ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है आपकी यहाँ पे ये, और इसमें कभी कभी अगर इंटरनेशनली फ्लैग्ड वेशल्स होते हैं, इंटरनेशनली फ्लैग्ड का मतलब ऐसे शिप्स जिन पर इंटरनेशनल ट्रेड का फ्लैग लगा होता है, जो मरी टाइम में फ्रीली मूव करने के अधिकार होता है उनको। ठीक है, तो उस चीज़ को अगर कभी कभी ईरान चोक करने की भी कोशिश करता है, तो उस केस में यूएस जो है अपनी नेवल और एयर एसेट्स को उस रीजन में भेजकर इसको डेटर कर देता है। ठीक,
तो ये बात राइटर इसलिए बताते हैं कि अगर आप किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड को रोकने का या फिर मरी टाइम जो सी लेन्स हैं उनको, अगर लाइंस ऑफ सी कम्युनिकेशन है उनको अगर आप ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे तो उसके बहुत ही गलत रिपरकशंस हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में राइटर बोलते हैं अगर सपोज दैट इंडिया इस चीज़ को सपोर्ट भी करता है, इस तरीके का ब्लॉकेट करता है, तो क्या यूएस इंडिया के साथ में खड़ा रहेगा? साथ ही साथ में जो रीजनल पावर्स हैं, कहने का मतलब जो इसकी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे आपकी मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ये सारी कंट्रीज़, क्या ये सारी भी इंडिया के साथ में स्टैंड करेंगी? तो राइटर बोलते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो नॉर्मली इंडिया को क्या करना चाहिए, अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट वाला काम होता है तो इंडिया को सिंपली अपनी जो है एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए डिफेंस की, अपनी टेरिटोरियल डिफेंस की, अपनी सी लेन्स के डिफेंस की। तो राइटर इन 3 चीज़ों पे, पहले आपकी जो टेरिटोरियल इंटरेस्ट है उसको आप डिफेंस करिए, उसके बाद में आपकी जो सी लाइंस की कम्युनिकेशन है, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, यानी कि जो आपका सी ट्रेड है, रूट है, उसको आप सिक्योर करिए, और आपके जो स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं इस रीजन में उनको आप सिक्योर करिए। ठीक है। और उसके बाद में राइटर ये बोलते हैं कि इंडिया का जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो इन केसेस में कॉन्टिनेंटल बॉर्डर के साथ में होना चाहिए, जिसमें इंडिया के साथ, चाइना के साथ में इंडिया बॉर्डर बनाता है। तो यानी कि कहने का मतलब, राइटर का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा मैटर होता है तो जहाँ जहाँ चाइना के साथ में इंडिया का इशू चल रहा है ना, वहाँ पर इंडिया को फोकस करना चाहिए और वहाँ पर इंडिया को काइंड ऑफ पुश कर देना चाहिए चाइना को, जो मेरे हिसाब से मुझे समझ में आता है कि राइटर का यही कहने का मतलब है। ठीक है। उसके बाद में राइटर बोलते हैं कि देखो, इंडिया यूएस की जो है पार्टनरशिप बहुत अच्छी है, इस समय चल रही है। हमारे पास में हमारी इकोनॉमिक टाइज़ हैं, हमारी मिलिट्री टाइज़ हैं, हमारी टेक्नोलॉजी टाइज़ हैं। उसके साथ ही साथ में जो यूएस है वो इंडिया को रिकॉग्नाइज करता है एज अ रीजनल पावर इन द एशिया एंड ऑल्सो एज अ काउंटर मेजर फॉर द चाइना। तो इस केस में इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को अब एक स्ट्रांग इकोनॉमी बनना चाहिए। ठीक। उसके बाद में इंडिया को न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी भी डेवलप करनी चाहिए साथ ही साथ में। ठीक। और क्रेडिबल मिलिट्री होनी चाहिए इंडिया की, मतलब कि एक क्रेडिबल मिलिट्री जिसका लोहा लोग मानते हों पूरी दुनिया में। तो अगर इंडिया के पास में ये सारी चीज़ें होंगी ना, हमारे पास में, हम एक न्यूक्लियर स्टेट ऑलरेडी हैं लेकिन इसकी कैपेबिलिटी को हमें और इंक्रीज़ करना चाहिए, साथ ही साथ में एक क्रेडिबल मिलिट्री होनी चाहिए, तभी हम एक मल्टीपोलर इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर पाएंगे जो कि सबके लिए ओपन, सिक्योर एंड रूल बेस्ड होगा। ठीक। तो ये था हमारा पहला आर्टिकल। तो ये बेसिकली क्या है कि डिफेंस के द्वारा, डिफेंस राइटर हैं, इसके डायरेक्टर जनरल हैं मनोहर पारिकर, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़। तो उन्होंने ये लिखा हुआ है, इस वजह से ये आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा डिफेंस रिलेटेड है, क्योंकि जहाँ पर पूरी वर्ल्ड अब न्यूक्लियर वेपन्स को जो है कम करने की बात कर रही है, वहीं पर यहाँ पर इस आर्टिकल में न्यूक्लियर डिटरेंस को, लेकिन ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के एंगल से ज़रूरी भी है। ठीक है। जिस तरीके की इनस्टेबिलिटी चल रही रीजन में, पाकिस्तान के साथ में हमारे इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है। और वर्ल्ड में आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके के अटैक्स, नए नए अटैक होने लगे हैं। हमास ने जिस तरीके से अटैक कर दिया, इज़राइल जैसी इतनी जो है एडवांस्ड उनकी सिक्योरिटी थी, इंटेलिजेंस था, उसको फेल कर दिया। तो इसलिए हमें ज़रूरी है। अगला आर्टिकल शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है। शशि थरूर जी जो है श्रीलंका गए हुए थे, वहाँ पर तमिल इंडेंचर्ड लेबर्स के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसका नाम था नईम, NAAM नईम 200। ठीक है। तो इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके बारे में राइटर ये बोलते हैं कि वहाँ जाते हैं तो उनको जो है ब्रिटिश एरा के बारे में थोड़ा सा याद आता है और लिखते हैं कि देखो, ब्रिटिश एरा ने किस तरीके से जो उनकी कॉलोनीज़ थी, उनके रिसोर्सेज को, उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को और पॉलिटिकल फ्रीडम को ड्रेन कर दिया, और तब तक ड्रेन किया जब तक वो कंट्रीज़ सिर्फ इम्पावरिस्ड नहीं बची, मतलब कि वो एकदम बेकार हो गई, उनके पास में कोई स्ट्रेंथ पावर नहीं रही। आपको पता है शशि थरूर जी की इंग्लिश इतनी कठिन है कि बार बार आज डिक्शनरी खोलनी पड़ रही थी। और उसके बाद में राइटर ये बताते हैं कि देखो, इंडिया में जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जो हमारे फार्मर्स थे, ठीक, और जो हमारी लैंड्स थी, उनको किस तरीके से ज़बरदस्ती उन लैंड्स पर जो है ओपियम उगाने के लिए उनको मजबूर किया गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को किस तरीके से बर्बाद करके मिलियंस ऑफ लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दिया गया। तो जो हंग्री और भूखे लोगों की यादें जो है हमारे दिमाग में रहती हैं। राइटर बोलते हैं ऐसा हो सकता है कि जो ब्रिटिश हैं वो भूल गए हों, लेकिन हम इंडियंस नहीं भूलेंगे। हम जितनी भी कॉलोनीज़ हैं
वो नहीं भूलेंगी इस पेन को, क्योंकि उनको याद रहेगा कि किस तरीके से उनकी आइडेंटिटी तक छीनी गई उनसे। फिर राइटर बात करते हैं बॉन्डेज सिस्टम की। वो कहते हैं कि देखो, स्लेवरी चल रही थी पूरी दुनिया में, फिर स्लेवरी को ख़त्म किया गया यूरोप में, ठीक। अमेरिका में आपको पता है कि किस तरीके से ख़त्म किया गया 19th सेंचुरी में। तो राइटर बताते हैं कि इन्होंने एक दूसरा तरीका अपना लिया उसको बॉन्डेड सर्विट्यूड अपनाने के लिए। बॉन्डेड सर्विट्यूड के लिए कहने का मतलब ये है कि जो बंधुआ जिस तरीके से स्लेवरी थी उसको चूंकि एबॉलिश किया जा चुका था, तो उसको लीगली तो कर नहीं सकते थे, तो उसको लीगल बनाने के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर हायर करना शुरू किया, जिसको इन्होंने बोला इंडेंच्योर्ड लेबर, ठीक। तो राइटर कहते हैं देखो ये कितनी अजीब बात है कि जब यूरोप में ह्यूमनिज्म की, वहाँ पर रेनेसेंस चल रहा था, रेनेसा चल रहा था, ह्यूमनिज्म की बात हो रही थी कि जो है ह्यूमंस को सबसे सेंटर में रखा जाएगा किसी भी काम को करने से पहले, ठीक। जो चर्चेज हैं या जो मेटाफिजिकल चीज़ें हैं या जो रॉयल जो किंग के जो डिवाइन राइट वाली थ्योरी होती है, तो उन सब चीज़ों से हट के यूरोप जो है मॉडर्नाइज हो रहा था, डेमोक्रेटिक ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल उसमें आ रहे थे। लेकिन फिर भी यूरोपियन कंट्रीज़ ही पूरे वर्ल्ड में, अफ्रीका में, एशिया में अपनी कॉलोनीज बना रही थी, लोगों को बॉन्डेड लेबर बना बना के एक्सप्लॉइट कर रही थी, ठीक है। अब आपको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ की जो कॉलोनीज थी, वहाँ पर शुगर केन और टी के प्लांटेशन किए जाते थे, कॉफ़ी के प्लांटेशन होते थे। तो इन सब के लिए बहुत अधिक मात्रा में लेबर की आवश्यकता होती थी। सिंस अब जो है ये आपकी स्लेवरी एबॉलिश्ड हो गई थी, तो उनको इंडेंच्योर्ड लेबर्स की आवश्यकता पड़ी। वो लेबर्स की कंडीशन को याद करते हुए कहते हैं कि लेबर्स को तो ये भी नहीं पता था कि उनको क्या काम करना होता था, उनकी क्या वेजेस होंगी, उनको किस तरीके के क्वार्टर्स में रखा जाएगा, और इवन यहाँ तक कि किस कंट्री में उनको भेजा जाएगा। उनको तो ये भी अपने फेट के बारे में, उनका आगे आने वाला भविष्य क्या होगा, इन सब के बारे में उनको नहीं पता था। और उसके बाद में जो सी की यात्रा होती थी, यानी समुद्र की जो बहुत ही खतरनाक यात्रा होती थी, उसको कंप्लीट करके अगर वो यहाँ पर किसी कंट्री के शोर पर पहुँच भी जाते थे, यानी कि अगर वो समुद्र जो उनका सफ़र है वहाँ पर अगर वो पहुँच भी गए, तो उस पर उसके बाद में उनके ऊपर इस यात्रा का डेब्ट हो जाता था। कहने का मतलब उस टाइम पर ब्रिटिश ने सोची, इतना दिमाग लगाया हुआ था कि आपको यहाँ से वो लेबर बना के लेके भी जा रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में, उसके बाद में आपको इसकी हैवी जो प्राइसेस हैं, जो इसका किराया है, वो भी आप ही को पे करना पड़ता था, यानी कि लेबर्स को पे करना पड़ता था। अच्छा, लेबर्स इस चीज़ के लिए इंडेंच्योर्ड लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए क्यों मान जाते थे? क्योंकि उनके ऊपर ऐसा कई बार होता था कि उनके घर पर भी अनएम्प्लॉयमेंट और साथ ही साथ में उनके पास में बहुत बड़ा डेब्ट होता था, तो उसको वो दूर करने के लिए ये सोचकर आते थे, और फिर शायद उनका फ्यूचर आगे कुछ नहीं होता था। तो इस तरीके से बहुत सारे इंडियन तमिल जो आपके प्लांटर्स थे, लेबरर्स थे, वो श्रीलंका पहुंचते हैं इस समुद्र यात्रा से। उसके बाद में जब वो किनारे पर पहुंचते हैं, तो वहाँ से जो श्रीलंका के हाईलैंड्स हैं, यानी कि श्रीलंका के ऊपरी जो ज़मीनें हैं, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत लोग अपना दम तोड़ देते थे। तो जो लोग पहुँचे भी फाइनली कैंप्स में, तो उन कैंप्स में ना तो कोई सैनिटेशन था, ना रनिंग वाटर थी, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी थी, और ना ही उनके बच्चों के लिए स्कूल थे। इस चीज़ को ब्रिटिश हिस्टोरियन ह्यूज टिंकर कहते हैं कि इंडेंच्योर्ड लेबर्स एक नई काइंड ऑफ स्लेवरी है। उसके बाद में जो वुमेन्स की कंडीशन होती थी, वो भी बहुत ही पुअर होती थी। वो वुमेन्स पूरा दिन काम करती थी खेत में, और उनके पास में बेसिक उनका एक प्राइवेट रूम भी नहीं होता था, राइटर ये कहते हैं, ठीक है। और सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। राइटर बोलते हैं कि श्रीलंका आज नो डाउट जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक है, लेकिन उनका सबसे पहला प्लांटेशन टी नहीं था, उनका सबसे पहला प्लांटेशन कॉफ़ी था। लेकिन कॉफ़ी में क्या हुआ कि फंगल डिजीज़ हो गई, जिसकी वजह से कॉफ़ी डिसअपियर हो गई श्रीलंका से, और फिर आपका टी के लिए, यानी कि चाय के लिए प्लांटेशन स्टार्ट हुआ, जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल थी और इजी टू ग्रो थी। लेकिन उसमें जो है लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी। जहाँ टी को 10 हेक्टेयर कल्टीवेशन करने के लिए, कॉफ़ी के लिए 10 हेक्टेयर अगर कॉफ़ी का प्लांट लगा रहे हैं, तो उसके लिए 3 आदमियों की ज़रूरत होती है। वहीं पर टी के लिए, यानी कि चाय प्लांटेशन के लिए 8 आदमियों की ज़रूरत होती। तो इस तरीके से इंटेंसिव डिमांड और लगातार डिमांड थी लेबर्स की।
और इस डिमांड को पूरा करने के लिए तमिल में एक कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम चला जिसका नाम पड़ा कंगनीज। कंगनीज, कंगड़ीज, जो भी बोला जाएगा, कंगड़ीज या कंगनीज। ठीक, तो ये क्या करते थे, ये ओवरसीज से लेबर्स को रिक्रूट करते थे। ये काइंड ऑफ मिडिल मैन थे। ठीक है, ये क्या करते थे, ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, प्लेसेस से लेबर्स को हायर करते थे और हायर करके ब्रिटिश कॉलोनीज को दे देते थे। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस श्रीलंका में। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ वेजेस का कॉन्ट्रैक्ट लेके आते थे कि आपको हम इतना कॉन्ट्रैक्ट देंगे। और जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे वो भी बहुत ही वेग होते थे। और इसके लिए अच्छा, जो ये फार्मर्स होते थे या जो लेबरर्स होते थे, ये इन मिडिल मैन्स के साथ में ज़्यादा कुछ निगोशिएट भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि कई बार इन्हीं मिडिल मैन्स के साथ में ही इनको पैसा लेते थे ये इनसे, और इनके इंडिप्टेड होते थे। तो इस तरीके से काइंड ऑफ ये अपनी फ्रीडम को इनको दे देते थे, और फिर ये इन्हीं वेग कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ में इन लेबर्स को अब इनके डेस्टिनेशन पे भेज देते थे जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती थी। उसके बाद में राइटर ये भी बोलते थे, हालांकि ये इंडेंचर्ड लेबर्स क्या लाइफ टाइम स्लेवरी नहीं होती थी इनकी। ये जब इनका टाइम पीरियड कॉन्ट्रैक्ट का ख़त्म हो जाए उसके बाद में ये पासेस की डिमांड कर सकते थे, यानी कि अपनी कंट्री में वापस जाने की डिमांड कर सकते थे। लेकिन जो आपके मिडिल मैन्स होते थे वो कभी ऐसा होने ही नहीं देते थे। तो राइटर बोलते हैं ये जो कंगनी सिस्टम था इसकी वजह से हमारे लेबर्स, इंडियंस जो लेबर, जो तमिल प्लांटर्स गए, वो ना तो वापस इंडिया में आ पाए और ना ही उनकी जो कमाई थी, जो उनकी वेजेस थी, वो इतनी लो थी कि वो तमिल में सॉरी यहाँ पर श्रीलंका में लैंड भी नहीं खरीद पाए। ठीक, और ना ही अपने घर बना पाए। ठीक, तो अब चूंकि जब ना तो उनके पास में लैंड है ना उनके पास में घर है, तो उनको डोमिसाइल कैसे मिलेगा वहां पर, सेलोन का। सेलोन आपको पता है श्रीलंका का पुराना नाम है, ओल्ड नेम है। ठीक, तो सेलोन में कैसे मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में राइटर एक चीज और बताते हैं कि ये तो था ही था, फिर जो ये ब्रिटिशर्स थे ना, उन लोगों ने हमारे इंडियंस को हम्म तो कहाँ पे थे, फोन कॉल आ गई थी। तो कहाँ पे थे कि जो आपके ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारी इंडिया से आए हुए जो लेबर्स थे उनको फॉरेनर्स का टैग देके रखा था, फॉरेनर्स का। और उनको साथ ही साथ में एलियंस एंड रेजिडेंट स्ट्रेंजर्स के नाम से बुलाते थे और इंडियन तमिल नाम से बुलाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमारे जो तमिल इंडियंस थे, अगर वो प्रयास भी करते थे कि श्रीलंका की मेन स्ट्रीम में, सोसाइटी में किसी तरीके से एसिमिलेट हो जाएं, तो ये भी नहीं होने देते थे साथ ही साथ में, और ना ही लैंड खरीदते थे। और फिर जब सिटीजनशिप एक्ट 1948 आया, जब इंडिपेंडेंस हो गया श्रीलंका का, उसके बाद तक भी श्रीलंका ने इन लोगों को स्टेटलेस ही रखा, इन लोगों को सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड की। राइटर बोलते हैं कि हमारे इंडियंस और तमिल्स श्रीलंका में क्या केवल एज अ इंडेंचर्ड लेबर्स बन के ही नहीं आए, उससे पहले हमारे यहाँ के जो बिजनेसमैन, ट्रेडर्स होते थे, वो श्रीलंका जाते थे और वहाँ पर वहाँ की सोसाइटी में एसिमिलेट हो जाते थे, वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट कर लेते थे, और उनकी एक आइडेंटिटी थी, उनकी एक एंटिक्विटी थी। ठीक है, लेकिन जो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को, जो तमिल प्लांटर्स थे, उनको बेसिक राइट्स और बेसिक सर्विसेज उनको डिनाई कर दी। और उसके बाद में जो इंडिपेंडेंस के बाद में इवन वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने भी डिनाई किया इनको एक्नॉलेज करने से। लेकिन फिर राइटर बोलते हैं जो आपकी सेलोन वर्कर्स कांग्रेस है, वहाँ की डेमोक्रेटिक पार्टीज लाइक सेलोन वर्कर्स कांग्रेस है, उनका थैंकफुल बोलते हैं कि उन्होंने सिटीजनशिप राइट के लिए फाइट किया श्रीलंका में। और करंटली इस चीज़ के लिए फाइट चल रही है कि जो ये वर्कर्स थे इनको कुछ ना कुछ लैंड का पोर्शन दिया जाए, ये ओन करें, ताकि इनकी कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट हो। राइटर ये बोलते हैं कि देखो श्रीलंकन ये जो तमिल प्लांटर्स है ना, ये अपने आप में एकदम बिल्कुल अजीब हैं। अजीब इन द सेंस कि ये इन्होंने पैन इंडिया की आइडेंटिटी को नहीं अडॉप्ट किया हुआ है। ये इंडियननेस इनके अंदर काइंड ऑफ मतलब कि है तो, लेकिन ये आप इनको देख के ये नहीं कहेंगे ये इंडियंस है, आप इनको देख के ये कहेंगे ये तमिल है। इनकी लैंग्वेज, ये अपनी लैंग्वेज पे, तमिल लिंग्विस्टिक पे फोकस करते हैं, अपनी लिटरेरी ट्रेडिशन पे फोकस करते हैं, तमिल वैल्यूज पर और तमिल आइडियल्स को एफर्म करते हैं ये। तो इनका जो मेन आइडेंटिटी है इनकी, ये रीजनल आइडेंटिटी है। और आज भी ना वो श्रीलंका में
अपनी आइडेंटिटी को एज अ डिसेंडेंट ऑफ प्लांटर्स के रूप में शो करते हैं और उस पर वो प्राउड भी फील करते हैं अपनी हेरिटेज पर कि हम प्लांटेशन वाले तमिल्स हैं। और राइटर कहते हैं जब मैं इनके स्ट्रगल को और इनकी इक्वालिटी के लिए और सेल्फ डिटर्मिनेशन जो इनके अंदर है उसके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो आई रियली एडमायर इट एंड इट फिल्स मी विद द हैप्पीनेस। तो ये सारी बातें जब राइटर बोलते हैं तो अब देखिए ये इस आर्टिकल को डिटेल में जो हमने डिस्कस किया तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री का पास्ट कैसा था और हमारे यहाँ के लोगों ने कितना स्ट्रगल किया कॉलोनियल पावर्स के हाथ से। और राइटर बोलते हैं कि देखो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत सारी जो है लॉज को प्रैक्टिस करती हैं और डीकोलोनाइज करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनका जो है उनके जो टूल्स होते हैं और जो उनका सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल लाइन पर ही होता है। कहने का मतलब केवल स्किन कलर और नेम चेंज हो गए हैं रूलर्स के, लेकिन सिस्टम अभी भी वही है। ठीक है, तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। तो आई होप कि आपको इस आर्टिकल की इम्पोर्टेंस भी समझ में आई होगी और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है अंडर आर्टिकल 51A सब क्लॉज बी के अंतर्गत टू चेरिश द आइडियल्स एंड नोबल्स और उनकी रिस्पेक्ट करना जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को जो है अग्नि दी, फ्रीडम स्ट्रगल को उन्होंने जो है पावर दिया। ठीक, तो अब देखते हैं अगला आर्टिकल। देखिए एक ये थोड़ा सा बढ़िया आर्टिकल है, इसमें मज़ा आएगी आपको कि ये फ्रीडम के बारे में है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को रिलेटेड है। एक डायरेक्टर हैं मुबीन रऊफ। मुबीन रऊफ जो है ये केरला हाई कोर्ट जाते हैं अपनी फिल्म एरोमलिंटे अध्यते प्रणायम। ठीक है, इस मूवी को, ये मूवी रिलीज़ होने वाली थी तो उससे पहले ही वो केरला हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि देखिए आप जो ये मूवी रिव्यू करने वाले लोग हैं और मूवी को थिएटर में आने से पहले ही उसकी इमेज को स्पॉइल कर देने वाले जो वी ब्लॉगर्स और जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनको आप बैन कर दीजिए। इनकी वजह से हम जो मूवी प्रोड्यूसर्स हैं उनका बहुत ही इकोनॉमिकली लॉस होता है। तो इस पर कोर्ट ने रिव्यू किया और कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आईटी एक्ट के अंतर्गत हम किसी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू भी है, उसको हम बैन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर 3 चीज़ें उन्होंने, जो आपकी केरला हाई कोर्ट है उसने आइडेंटिफाई की। हालांकि जब ये केरला हाई कोर्ट ने ये चीज़ें आइडेंटिफाई की और इसके बारे में डायरेक्शंस दिए, तब तक जो है मुबीन रऊफ साहब की जो ये फिल्म है ये रिलीज भी हो गई है और बॉक्स ऑफिस पे चल भी गई है। ठीक, तो उन्होंने क्या बोला कि देखो इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो ये क्रिटिक्स हैं, जो वी ब्लॉगर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, जिनके व्यूअर्स हैं, ठीक है, जिनके क्रेडेंशियल्स हैं मार्केट में अवेलेबल यूट्यूब पर कि ये मूवी के रिव्यूज़ देता है, क्रिटिक्स देता है, तो हम लोग उन लोगों को बैन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जिसकी बेसिस पे लोग इन्फॉर्म्ड चॉइसेस भी करते हैं। ठीक, और कहीं ना कहीं ये वैल्यू भी ऐड करता है आपकी फिल्मों में, क्योंकि अच्छी मूवी होगी तो अच्छे रिव्यूज़ आएंगे, ख़राब मूवीज़ होगी तो ख़राब मूवी आएंगे, वो आपके लिए एक लेशन होगा। दूसरी चीज़, हमें जो ये फिल्म मेकर्स हैं इनके इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स को भी संभालने की बहुत ज़रूरत है, यानी कि इसको भी सेव करने की ज़रूरत है। तो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ये जो हमारे मूवी क्रिएटर्स हैं इनको हम बलिदान नहीं कर सकते हैं कि आप कुछ भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे बोलिए तो हम अपनी जो मूवी हाउसेस हैं उनको हम बैन कर देंगे। तो इसलिए केरला हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो थर्ड टाइप के जो एनोनिमस वाले बंदे हैं, जिनमें एनोनिमिटी है, यानी जो पता नहीं है कि ये कहाँ से आते हैं, कौन हैं ये लोग, और बस वायरल कर देते हैं चीज़ों को, ठीक है, जिनका इंटेंशन मैलाफाइड होता है, वो सही इंटेंशन के साथ में, उनका इंटेंशन ये नहीं है कि आपको जो है मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, वो लोगों को इन्फॉर्म करने से ज़्यादा उनका एक बायस्डनेस उनके व्यू में होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए कि जैसे आदिपुरुष मूवी आई थी या फिर पद्मावत मूवी आई थी, तो उसमें देखिए कुछ लोग एनोनिमस होके जो है उस मूवी को केवल बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे।
उसमें ये नहीं कोशिश की जा रही थी कि एंगल्स, मतलब कि ठीक से किसी ने भी मूवी देखी नहीं थी, पहले तो मूवी किसी ने देखी नहीं थी, और सीन था भी तो एटलीस्ट मूवी आने के बाद में एक फेयर क्रिटिसिज्म होना चाहिए था। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मैलाफाइड इंटेंशन की नहीं, हम जैसे वो एक विंग आप समझ लीजिए कि राइट विंग वाले हैं, लेफ्ट विंग वाले हैं, तो बस उनका इंटेंशन है कि अगर कोई भी मूवी ऐसी है जो लेफ्ट विंग से रिलेटेड है तो वो नहीं चलनी चाहिए। तो राइटर यही तो आपके जो केरला हाई कोर्ट वाले हैं उन्होंने यही बोला हुआ है कि ये जो लोग इस इम्प्रेशन के अंडर में काम करते हैं ना कि हमें ना तो गवर्नमेंट है और ना ही कोई पैरामीटर के रेगुलेशंस हम मानेंगे, तो इन सब लोगों को जो है डेफिनेटली कर्ब करना चाहिए और इन लोगों को मतलब कि बोलने का मौका और इनके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए। कहने का मतलब ये एक आर्टिकल जो हमें डिस्कस करना था वो छूट जाएगा क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबी हो चुकी। लॉस एंड डैमेज फंड, इसको जो है कॉप 27 के अंतर्गत जो है बनाया गया, और क्योंकि बहुत दिनों से ही तो राइटर ये बोलते हैं कि लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में जो है बहुत दिनों से, कहने का मतलब कॉप 19 से बात चल रही है और कॉप 27 में फाइनली बना। लेकिन अब इसमें जो है अमेरिका नहीं है शामिल है अभी फ़िलहाल के लिए, तो जो है इसको जो है लोग उतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो किस तरीके से आपका जो एडाप्टेशन और लॉस एंड डैमेज है वो दोनों चीज़ें अलग हैं। एडाप्टेशन का मतलब हुआ कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रही है तो आप उसके लिए रेजिलिएंट बन रहे हैं, आपकी प्रैक्टिसेस उस क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग हो रही हैं। लेकिन लॉस एंड डैमेज वो चीज़ है कि जिस चीज़ का लॉस हो चुका है, चाहे वो इकोलॉजी का लॉस हो, ह्यूमंस का लॉस हो, इकोनॉमी का लॉस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हो, एग्रीकल्चर का लॉस हो, ये सारे लॉस जो हो चुके हैं, तो वो लॉस तो हो चुके हैं ना। उस लॉस और डैमेज को कवर करने के लिए अब हमें कुछ फिनेंशियल हेल्प चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से जो आपकी ग्लोबल साउथ की पुअर कंट्रीज़ हैं वो अब एकोमोडेट नहीं कर सकती इस लॉस के लिए, उनको अलग से फंड चाहिए। तो वो फंड कौन देगा? वो फंड देंगी जो डेवलप्ड नेशन है। तो डेवलप्ड नेशंस को अगर डेवलप्ड नेशंस चाहती हैं कि ग्लोबल साउथ जो है वो ट्रस्ट करे इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पे, कि पूरा वर्ल्ड जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए, उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए सीरियस है, सिंसियर है, तो लॉस एंड डैमेज फंड का जो है सही तरीके से फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो कभी मौका मिलेगा तो इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।